आज आप लोगों की मुलाकात करवाते हैं प्रद्युम्न जोशीला जी से, जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ है और अपने ओपिनियन देते रहते हैं। नमस्कार। नमस्कार सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। बात करते हैं चौटाला परिवार जी। देखो देवीलाल परिवार, देखो चौधरी देवीलाल के परिवार में ये जो दोनों परिवार है ना, इनसे बड़ा राजनीतिक परिवार है वो। देश के उप प्रधानमंत्री से लेकर के वो हरियाणा का इकलौता वो परिवार है जिसमें पिता पुत्र दोनों मुख्यमंत्री बने। उन्होंने 100 के आसपास चुनाव लड़े और वो अकेला परिवार हरियाणा का ऐसा है जिसने हरियाणा के साथ साथ राजस्थान और पंजाब से भी चुनाव लड़े। सिक्कर से, ठीक है, सिक्कर से और फिरोजपुर से। और सिक्कर के अलावा बहुत कम लोगों को इस चीज का पता होगा, जो चौधरी देवीलाल के पोते हैं अजय चौटाला, उन्होंने भी अपनी राजनीति की जो शुरुआत है वो राजस्थान से की थी। जो नौहर और दातारामगढ़ से 2 बार विधायक बने। इसी तरह से अजय सिंह चौटाला के बारे में तो बहुत रेयर लोगों को पता होगा। उन्होंने भी अपने जीवन का पहला विधानसभा का चुनाव राजस्थान से लड़ा था, संगरिया से, लेकिन वो तीसरे नंबर पर रहे थे, इसलिए अब उसकी चर्चा लोग नहीं करते। चौधरी एक चीज पूछना चाहूंगा बीच में ही मैं, जी, दाता रामगढ़ का आपने जिक्र किया है जी। तो मैंने सुना था कि अजय चौटाला ने एक ऐसे परिवार को, देखो मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा है, एक ऐसे परिवार को हराया जो अनबीटन थे। वो लगातार वहां से 9 बार लगातार विधायक थे और अजय चौटाला ने उनको हराया। अजय चौटाला ने उनको पहली बार हराया था। और वो वाक्य भी ये था कि जब वो नॉमिनेशन भर रहे थे ना, तो उस दौरान भी उन्होंने उनका यूं कान पकड़ के यूं कही थी, भाई तू तो यह गलत फंस गया। लेकिन ऐसा इलाज कर दिया उनका और उसके बाद भी वो जीत रहे हैं। और उसके बाद भी मैंने सुना कि वो लगातार वही जीतते हैं। वो केवल एक वो चुनाव छोड़ दें, अब उनका बेटा है। जैसे उसके बाद फिर चौधरी है, वो नाम तो मेरे नाम दिमाग में स्लिप कर गया उनका, मेरे को भी ध्यान नहीं है नाम तो, लेकिन एक ही बार वो चुनाव आ रहे हैं, लिखते हैं वो पीछे, एक ही बार वो चुनाव आ रहे हैं अजय चौटाला से। बिल्कुल लगातार बिल्कुल अजय चौटाला ने हराया था और लगातार अब वो फिर जीत रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखो, जो इनका परिवार है ना, वो वास्तव में इस तरह के फैसले लेने में माहिर है। ना तो बंसीलाल के परिवार में इतनी हिम्मत, ना भजनलाल के परिवार में इतनी हिम्मत। चौधरी भजनलाल ने भी अगर फरीदाबाद और करनाल से चुनाव लड़ा ना, तो सेफ सीटें चुन करके चुनाव लड़ा। ये चैलेंज करके चुनाव लड़ता है चौधरी देवीलाल का परिवार। अच्छा जी। जैसे मैं इनका एक उदाहरण दूं, जब चौधरी देवीलाल राजनीतिक रूप से बिल्कुल हाशिए पर थे, उस समय ये हालात बनी कि कोई पार्टी उनको टिकट तक देने के लिए तैयार नहीं थी। अच्छा जी। ये हालात उनकी बन गई थी और चौधरी बंसीलाल ने उनको किसी बात पर चैलेंज कर दिया जी। तो चौधरी देवीलाल ने एक बात कही कि मैं बंसीलाल और भजनलाल, 2 मुख्यमंत्री, एक सिटिंग मुख्यमंत्री था, एक पूर्व था जी, दोनों की टक्कर में जो चुनाव लड़ूंगा। तो उन्होंने तो शाम को चुनाव लड़ा, तो शाम से लड़ा बंसीलाल की टक्कर में, आदमपुर से लड़ा भजनलाल की टक्कर में, और दोनों जगह निर्दलीय लड़ा। हालांकि वो दोनों जगह हार गए, लेकिन उन्होंने आप ये देखो चैलेंज कैसे स्वीकार किया। एक चैलेंज उन्होंने ये स्वीकार किया कि बलराम जाखड़ जहां से चुनाव लड़ेगा देश में, मैं उनकी टक्कर में चुनाव लड़ूंगा। उनको ये शक था कि बलराम जाखड़ सिक्कर से चुनाव लड़ सकता है, उन्होंने सिक्कर फार्म भर दिया। बलराम जाखड़ रोहतक से लड़ सकता है, रोहतक जाट कंस्टिट्यूएंसी है, वहां भर दिया। पंजाब के फिरोजपुर से लड़ सकता है, क्योंकि अब जो उनके बेटे सुनील जाखड़ है वो पंजाब में राजनीति करते हैं, फिरोजपुर से भर दिया। एक साथ में 3 जगह, ये भी हिंदुस्तान, हरियाणा का तो है, हिंदुस्तान का ही मिलेगा। कोई शख्स 3 लोकसभा के चुनाव एक साथ लड़ाई और तीनों जीते, 2 जीते। फिरोजपुर से हार गए और राजस्थान के सिक्कर से जीते और रोहतक से जीते। ये भी दोनों जगह जीत के वो देश के प्रधानमंत्री बने। अच्छा, बन गए प्रधानमंत्री। उसके बाद लगातार 2 प्रधानमंत्रियों के साथ वो प्रधानमंत्री रहे, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लेकिन उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल भी तभी हुई जब वो प्रधानमंत्री बने, और वो भूल ये हुई कि जिस रोहतक और महम की जनता ने उनको सिर आंखों पर बैठा था, क्योंकि चौधरी देवीलाल राजनीतिक रूप से हाशिए पर थे, वो महम से भी विधायक रहे, जिसका बहुत कम लोगों को पता होगा। फिर वो महम से उन्होंने चुनाव लड़ा, फिर वो रोहतक से लड़ा, और रोहतक से लड़के वो जो है राजनीतिक रूप से एकदम अप हुए। फिर क्या हुआ कि उन्होंने सिक्कर के बजाय रोहतक से अपना रिजाइन दे दिया, जो उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल हुई। और उसके बाद वहां चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का उदय हुआ, एक मेम का कांड भी हुआ, जिसमें जो है मुख्यमंत्री कुर्सी चली गई, बहुत बड़ा पूरी दुनिया में चर्चित रहा वो। और जो ओम प्रकाश चौटाला जी 5 बार सीएम बने ना, उनमें 3 तो वो तभी बने थे, कभी 5 दिन के लिए, कभी कुछ दिन के लिए, 13 दिन 10 दिन ऐसा कुछ था। तो ये था मामला। उसके बाद देवीलाल जी ने वहां से 3 चुनाव लड़े। देखो ये भी एक बड़ी गजब बात है। देश के उप प्रधानमंत्री जब तक वो नहीं बने थे, तब तक उनका इतना बड़ा रुक्का रोड़ा था कि वो चौटाला गांव में बैठ करके ये फैसला करते थे
कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, अच्छा। बिहार में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इतना बड़ा सिस्टम था। उसके बाद भी रहा हालांकि उनका सिस्टम, लेकिन उसके बाद वो अपने जीवन में कोई चुनाव नहीं जीत पाई। चौधरी देवीलाल, जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। उसके बाद उन्होंने 1991 में लड़ा गिराई से चुनाव जी, एमएलए का जी। यहाँ प्रोफेसर छत्रपाल नेहरा, जिनका राजनीति से कोई नजदीक का वास्ता नहीं था। 3 चुनाव लड़े उन्होंने रोहतक लोकसभा से, तीनों हारे, 91, 96, 98 तीनों हारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। और फिर देखो राजनीति का एक ये है राजनीति, जिस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने देवीलाल को 3 चुनाव हराए जी, उस भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 1999 में कैप्टन इंदर सिंह है, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं जी, उस कैप्टन इंदर सिंह है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिसको कोई सोच नहीं सकता। तो वो आपने कही थी ना स्टार्टिंग में, हरियाणा वाले रड़क निकाल देते, वो बिल्कुल वो रड़क निकाल देते हैं। उनका जो मूल आते हैं थोड़ा चौधरी है, तो उसी का इलाज कर देते हैं। अब चौटाला परिवार भी आसिया पर ही है। अब अगर चौटाला परिवार की बात करें तो चौटाला परिवार की आज ये हालात है। एक तो 2019 में हम देखें जी, कि उनके 5 सदस्य प्रदेश की विधानसभा में, हाँ, और उन 5 सदस्यों में भी एक विचित्र रिकॉर्ड था जो कहीं नहीं मिलेगा, पूरे देश में नहीं मिलेगा। वो रिकॉर्ड ये था कि वो सारे अलग अलग पार्टियों में, 2 जेजेपी से, एक इनेलो से, एक कांग्रेस से, और जो चौधरी रणजीत सिंह निर्दलीय जीत के बीजेपी में, निर्दलीय थे तो वो बीजेपी में, हाँ। तो ये हालात है कि कोई नहीं था। अब हालात ये है कि वो 5 से 2 पर आ गए जी, और 2 पर आने का कारण भी सबसे बड़ा ये है कि तीनों जो सीटें, सिरसा जिले में 5 सीट जी, 5 सीटों में कालावाड़ी है एससी रिजर्व जी, सिरसा शहर की सीट है, लिहाजा उसमें शहरी वोटरों में कोई ज्यादा उनका वो 3 सीटें हो रहे, रानिया, डबवाड़ी, अलनाबाद, तीनों में चुनाव लड़े। उसमें तीनों में सारा परिवार आमने सामने खड़ा था, अपने सामने, तो इसीलिए वो कम होगी उनकी संख्या। अब जो हालात है चौटाला परिवार की वो ये है कि पहली बार ऐसा है वो पूरी तरह से आसिये पर है। वरना तो एक ये समय था, जैसा मैंने पहले बताया कि चौधरी देवीलाल का तो इतना बड़ा कद था कि वो दूसरे राज्यों की राजनीति तय करते थे, वो देश की राजनीति की दशा और दिशा तय करते थे। 1987 की जो मूवमेंट थी ना, जब 1989 में देश में कांग्रेस का पतन हुआ, हाँ, और एंटी कांग्रेस जो दल थे, नॉन कांग्रेस, वो सत्ता में आए, उसमें कहीं ना कहीं चौधरी देवीलाल का रोल था। अगर चौधरी देवीलाल उनकी अगवानी करके और सारा सिस्टम को इकट्ठा ना करते, नहीं तो कौन इकट्ठा हुआ है आज के दिन होकर दिखा दो, नहीं होता। ठीक है, कहीं कोई हेगड़े है, कोई एनटी रामाराव है, कोई नीतीश कुमार, ये तो बहुत छोटे नेता थे। अब चौटाला भी चुनाव आ रही है अब की बार। देखो, इस पर मैं एक बड़ी स्टीक बात करता हूं और उससे दर्शक ये अंदाजा लगाएंगे कि आज उनकी क्या हालात है। जैसे गांव में सरपंच खड़ा होता है जी, तो सरपंच ये चाहता है कि वे मेंबर भी मेरे हिसाब से बने जी, और वो अलग अलग कुटुंबों में से मेंबर भी खड़े कर देता है जी, और फिर होता क्या है कि वो मेंबर तो जीत जाए, हाँ, और सरपंच हार जाए, ठीक है, तो क्या बनेगी, तो वो अभय सिंह चौटाला के साथ बन गई। अब वो सरपंच हार गए, अब मेंबर जीते में कौन पूछे है। अगर अभय सिंह जीतते तो एक अलग सिस्टम बनता, रस था विधानसभा में। एक आदमी का एक चीज होती है जो एक बात कहते हैं ना भाई, देशी एक लोकोक्ति, एक कहावत है कि भाई नरबुलगढ़ जानिए जाऊंगे, हाँ, जैसे जो बात की वो बातें थी उसमें एक किस्सा है, उसी तरह की बात यह है कि एक आदमी का एक ओरा बन जाता है। हाँ, भाई अभय सिंह जब विधानसभा में बैठता था ना, बल्कि आंखों देखी व्याख्या में बताऊं, रणबीर गंगवा विधानसभा का डिप्टी स्पीकर जी, ठीक है, नलवा से एमएलए था बीजेपी का, और जब अभय चौटाला बोलता था ना, तो रणबीर गंगवा विधानसभा का डिप्टी स्पीकर मीन्स मालिक है, क्योंकि वो जब स्पीकर की एब्सेंस में वही थे सर्वसर्व। हाँ, इनकी ये हिम्मत नहीं होती थी कि अभय चौटाला वो टोक दें। ये मैंने भी देखा ना, ये बस चौधरी साहब, वो फिर इनको ये कहता, भाई तू मेरी बात सुन, तेरे को पता नहीं है, तेरे को जानकारी नहीं है। तो वो क्यों कहता था, क्योंकि अभय सिंह चौटाला वो हैं जिनके परिवार ने रणबीर गंगवा को राजनीति में स्थापित किया, जो आरे हुए आदमी को और राज्यसभा में भेज दिया। आरे हुए नहीं, तीसरे नंबर पे थे, बुरी तरह से हारे थे, और बुरी तरह से हार के, बल्कि रणबीर गंगवा का अगर राजनीतिक कैरियर देखे ना, उसको तो बनाने वाला चौधरी देवीलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का परिवार, वरना ये एक जिला परिषद के मेंबर थे। हाँ, जिला परिषद के मेंबर से इनको बैकवर्ड सेल का जो है जिला का प्रधान बनाया। हाँ, उसके बाद बड़े बड़े तुर्रम खाने, पूर्ण सिंह डाबड़ा थे, सुभाष गोयल थे, जो बड़े बड़े नेता थे, राम भगत शर्मा थे उस समय पार्टी में, प्रोफेसर सर संपत सिंह भी थे, बहुत बड़े बड़े जो चेहरे थे, उन सबको दरकिनार करके और रणबीर गंगवा को जो है जिला का प्रधान बनाया, मैन बॉडी का। उसके बाद इनको एमएलए का चुनाव लड़ा, एमएलए का चुनाव हार गया, हारने के बाद राज्यसभा में भेजा,
राज्यसभा में होने के बाद फिर इनको एमएलए का फिर चुनाव दिया, फिर इन्हें जीते, और उसके बाद ये उनको छोड़ करके चले गए। तो फिर बोलने की हिम्मत कैसे होगी? एक चीज मैं आपसे, जी, ये 2019 के टाइम तक, जब तक ये पार्टी अलग नहीं हुई थी जी, इनेलो से 19 विधायक उस टाइम में, 19 एक था उन्हीं का मतलब 19 प्लस अभय सिंह चौटाला और ओम प्रकाश बड़ुआ, दो को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी अलग दलों में चले गए। बिल्कुल। एक अजीब सा पॉइंट मेरे को लगता है, आप भी बताना, सिर्फ रणबीर गंगवा एक ऐसे शख्स मेरे को नजर आए उन विधायक में जो अलग अलग पार्टियों में गए थे, जो आज तक अपनी राजनीति में जीवित है। बाकी मेरे को कोई भी फिलहाल जो 16 या 17 नाम है दिखाई नहीं दे रहे। और रणबीर गंगवा भी मेरे को लग रहा है कि एक बैकवर्ड चेहरा जो हम कह सकते हैं बीजेपी की तरफ से जो उभर रहा है, उसकी वजह से इस चीज से इत्तेफाक रखते हैं नहीं रखते? देखो, निश्चित रूप से चौधरी देवीलाल का और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कह सकते हैं, चौधरी देवीलाल का जो परिवार है, उन्होंने राजनीति में बहुत नेताओं को बनाया। आज की प्रदेश की जो नायब सैनिक की कैबिनेट है ना, जो उसने मंत्री बना रखे, उनमें भी कुछ एक ऐसे हैं जो चौधरी देवीलाल की नर्सरी से पैदा हुआ। ठीक है, विधायकों की तो गिनती ही नहीं है, एमपीओ की गिनती नहीं है, मंत्री देश जो संसद में बैठे हैं उन एमपीओ की भी गिनती नहीं है, मंत्री भी हैं। तो रणबीर गंगवा के कामयाब होने का सिर्फ एक ही कारण है। वो कारण मैं ये समझ रहा हूं कि अगर उनको नलवा से चुनाव लड़ा तो वो यहां से चुनाव पक्का हारते। ठीक है, क्योंकि काम तो उन्होंने कुछ किया नहीं था जब वो डिप्टी स्पीकर थे। उनको फायदा क्या, वो किस्मत का तो नहीं मैं मान रहा हूं, उनको फायदा क्या, आप ये चीज दर्शक भी इस चीज को समझेंगे। 2009 में नलवा हल्का नया बन गया जी, उससे पहले तो रणबीर गंगवा का इनको सिस्टम ही भी नहीं था जी जी। नए हल्के में पार्टी को कोई नया आदमी भी चाहिए जी। और यहाँ हालात ये थी कि 32 गांव इस हल्के में पुराना आदमपुर के जी, 19 गांव पुराना भवानी खेड़ा के, गिराए का कैमरी, हिसार का गंगवा, आजाद नगर और ये कुछ शहरी एरिया जी, ये मामला आ गया। यहां से कोई मजबूत आदमी था नहीं जी। तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो एक सोशल इंजीनियरिंग जिसको कहते हैं, वो कास्ट फैक्टर का कॉम्बिनेशन बैठाते हैं जी, और हर पार्टी बैठाती है अपने, आज भी बैठाती है जी जी। उन्होंने एक कॉम्बिनेशन बिठा के रणबीर गंगवा को टिकट दे दी। कुमार वोट गेट देंगे रणबीर गंगवा के नाम से जी, और जाट गेट देंगे ओम प्रकाश चौटाला के नाम से, तो एमएलए बन जाएगा जी। वो एमएलए नहीं बने। फिर वो राजनीतिक किस्मत उनकी तेज कैसे है कि चाहते तो ओम प्रकाश चौटाला अपने बेटों को भी भेज सकते थे राज्यसभा में, और अक्सर नेता करते हैं जी, अपने खासम खास चाहतों को भेजते हैं, अपने परिवार वालों को भेजते हैं जी। लेकिन उन्होंने रणबीर गंगवा को इसलिए भेजा कि इनको भेज के इनको बैकवर्ड का एक बड़ा नेता बना दे और उससे बैकवर्ड समाज तुम्हारे साथ लग जाएगा। भेज दिया जी। उसके बाद फिर इनकी किस्मत तेज क्या हुई कि 2009 में चुनाव हारने के बाद राज्यसभा में चले गए। 14 में प्रोफेसर संपत सिंह जो यहाँ 9 से 14 तक एमएलए रहे जी, वो कोई विशेष कुछ नहीं करवा पाए। वो जीत इसलिए गए उस चुनाव में जी, नहीं तो संपत सिंह उस चुनाव में भी हार जाते। वो केवल इसलिए जीत गए कि इस हल्के में एक तरफ तो चौधरी भजनलाल जी की धर्मपत्नी खड़ी थी जी, एक तरफ रणबीर गंगवा खड़े थे, दो नॉन जाट थे जी, वो जाट अकेले चेहरे बड़े जीत गए। अगला जो चुनाव हुआ उस चुनाव में हुआ कि संपत सिंह ने कुछ कराया नहीं जी। जब उन्होंने कुछ किया नहीं तो लोगों ने कहीं ना कहीं उनके खिलाफत में और रणबीर गंगवा को जिता दिया। यहाँ जो तीसरे कैंडिडेट थे उस समय वो थे चंद्रमोहन बिश्नोई जी, भजनलाल के बेटे। उनको लोगों ने इसलिए वोट नहीं दिया कि उनका इस हल्के से कोई लेना देना नहीं, वो तो पंचकुला थे। ठीक है, लोगों दिमाग में ये एक नारा चल पड़ा यहाँ, इतने एमएलए बना दें तो भी पंचकुला मिलेगा मिलेगा कहाँ जी। तो उसमें रणबीर गंगवा सूत आ गई। फिर 2009 में इसके कैसे सूत आई, वो पार्टी काट गई 18 में। 19 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी की लहर थी, 75 पार का नारा था खट्टर साहब का। इन्होंने सारे जो बीजेपी के बड़े बड़े लोग यहाँ टिकट मांग रहे थे उन सबको दरकिनार करके, रणबीर गंगवा सिटिंग एमएलए थे, इनको टिकट दे दी। वो फिर बीजेपी में सूत बैठ गया जी जी। फिर 24 में फिर ये लगा भाई अब ये हार सकते हैं नलवा से जी, तो इनको नलवा के बजाय कुलदीप बिश्नोई की जो एक राजनीतिक गलती कह सकते हैं या उनका जो गलत फैसला कि वो रणबीर पनियार के लिए अड़ गए और रणबीर गंगवा का सूत आ गई, वो बरवाड़ा चले गए। वो मतलब नुकसान कुलदीप बिश्नोई का, आज सूत रणबीर गंगवा का आ गई, वो बरवाड़ा चले गए। बरवाड़ा में भी कैसे जीते वो रामनिवास घोडेला के खिलाफ, वहां रामनिवास घोडेला के खिलाफ माहौल था। अगर कांग्रेस घोडेला की बजाय किसी और को दे देती टिकट तो रणबीर गंगवा ठीक है। वो तो जो इनका कई बार राजनीति में ये होता है कि आपके जो किस्मत है ना वो बहुत तेज हो जाती है और उसका फायदा मिलता है। नहीं तो आप एक बात बताओ, इन्हीं के साथ जो लोग जिला पार्षद थे आज वो राजनीति में कहीं नहीं। और ये जो है लगातार एमएलए, राज्यसभा, डिप्टी स्पीकर, मंत्री,
और मंत्री भी आज भी पावरफुल है। अगली बार भी देख लेना, मैं आज बता रहा हूं आपने, अगली बार भी क्या पता है बरवाड़ा भी छोड़ दें फिर। अच्छा, फिर वापस नलवा आ जाए या कहीं ना कहीं और नए हल्के बनेंगे और कहीं दिख जाए। चलो, क्यों? क्योंकि आउटपुट नहीं दे पाते। आज 100 दिन हो गए, बरवाड़ा में बताओ क्या काम करवा दिया उन्होंने। ये भी बड़ी बात। काम तो कुछ करवा ही नहीं रहे। कास्ट फैक्टर पर आप कितने दिन चुनाव लड़ोगे जी? ठीक है, एक बार जीत जब आप रामनिवास घोड़ेला एक चुनाव तो जीत गया जी, उसके बाद 3 चुनाव लगातार आ रहे। ठीक है, आगे भी कोई लग नहीं रहा जी, वो सिर्फ इसीलिए कि उसने कराया तो नहीं। तो अब एक जी अंतिम डिसीजन की तरफ चलते हैं। जी, तो वीडियो का सारांश हम निकालते हैं। जी, 3 घराने, जी, तीनों घराने में फिलहाल अगर देखा जाए जी, तो बंसीलाल परिवार से किरण चौधरी और श्रुति चौधरी की राजनीति जिंदा है जी, फिलहाल के अनुसार। जी, भजनलाल परिवार फिर से कहीं ना कहीं हाशिए पे दिखाई दे रहा है जी, और यही स्थिति देवीलाल परिवार की जी, दिखाई दे रही है। यही मानकर चले। देखो आज के दिन जो हालात है हाँ, वो ये है कि चौधरी बंसीलाल का परिवार कहीं ना कहीं फायदे में है। हाँ, चौधरी देवीलाल का परिवार आपसी फूट की वजह से उन्होंने अपना नुकसान कर लिया जी, और चौधरी भजनलाल के परिवार ने कुलदीप बिश्नोई के गलत राजनीतिक फैसलों का खामियाजा भुगतना पड़ा। बड़ी मुश्किल से इस बार चंद्रमोहन बिश्नोई और वो भी कांग्रेस की वजह से जो है चुनाव जीत पाए। वो भी तो ये कह सकते हैं हम कि अगर इन परिवारों को अपनी राजनीति जिंदा रखनी है तो लोगों के बीच में रहना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। तो दोस्तों, आप लोग हमारी बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ज्यादा लंबी होगी।